मित्रों नमस्कार। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब भी वार्ता शुरू करता हूँ कोई न कोई व्यवधान बीच में आ जाता है। आज चूँकि स्वतंत्रता के बाद से राजनीतिक परिदृश्यों के विषय में चर्चा करने का विषय था, उस समय जब सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारे देश में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र थे। एक तो ब्रिटिश गवर्नर के अंतर्गत उनके रूल में, उनके सीधे नियंत्रण में क्षेत्र थे। कुछ हमारे देशी राजा थे, कुछ हमारे फ्रांस और पुर्तगाल के आधिपत्य में बसे हुए कुछ क्षेत्र थे, जिनमें पांडिचेरी था, गोवा था और चंदननगर आदि आदि कुछ छोटे छोटे क्षेत्र थे। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिस समय क्रांति का आह्वान हुआ, कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके पश्चात जब स्वतंत्रता की बात आई और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में भारत की सरकार बनाई गई, उस समय देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल जी को नेतृत्व मिला और सरदार पटेल जी ने इस देश को एकीकरण करने की दिशा में 562 रियासतों को एकीकरण करने का काम किया। उस समय पूरा देश कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट था और कांग्रेस के नेतृत्व में ही पूरी सरकार बनी थी। और कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पूरे देश में कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरे किसी राजनीतिक दल की कोई बात उस समय नहीं थी। चारों ओर क्रांति का और देश के स्वाभिमान का एक ज्वार हिलोरें ले रहा था और देश में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सरकार का गठन हुआ और उस समय विभिन्न दलों के नेताओं को मिलाकर के देश में एक सम्मिलित सरकार बनाई गई और ये अपेक्षा की गई कि पूरे देश को एकजुट होकर के आगे बढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो उस समय देश में हिंदू महासभा, एक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल हुआ करता था। पूरे देश में हिंदू महासभा ने भी क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज़ादी की लड़ाई में योगदान किया और उस समय उनके नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उस अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया था। उस समय मंत्रिमंडल जब बना तो विभिन्न राजनीतिक या क्रांतियों के से ओतप्रोत नेता जो उन्होंने अपना सर्वस्व इस क्रांति में झोंका था वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। लेकिन जैसे जैसे मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसके बाद नेहरू जी की और गांधी जी की जो नीतियां बनी और उसके बाद देश को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा और गांधी जी की जो नीति पाकिस्तान परस्त या कहना चाहिए तुष्टीकरण की नीति थी, उससे कहीं न कहीं समाज के जो क्रांतिकारी नेता थे उनके अंदर कहीं न कहीं क्षुब्धता हुई और वह नेहरू जी के सरकार में विचारों से कहीं न कहीं अलग थलग महसूस करने लगे। देश में क्रांति की ज्वार जिस तेज़ी से बढ़ा और जिस तेज़ी से उठा और सत्ता आने के बाद उसका जो स्वरूप सामने आया जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के सामने, तो एक तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या आज बनी हुई थी कश्मीर, वो समस्या उस समय भी पैदा हुई और उस समय उस नीति से बहुत सारे हमारे राजनीतिक दलों के नेता जो हमारे सरकार में थे वो सहमत नहीं हुए और नेहरू के और सरदार पटेल के बीच भी विचारों में कहीं न कहीं भिन्नता रही। लेकिन उस देश में पूरे देश में कांग्रेस का जोर था और कांग्रेस के अलावा कोई बात किसी राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व नहीं था। सबसे पहले राम राज्य परिषद जो हमारे आचार्य करपात्री महाराज जी ने राम राज्य परिषद की गठन किया सन 1948 में और एक ऐसा समूह, एक ऐसा दल या ऐसा गठन किया जिससे कि राम राज्य की स्थापना की बात हो सके। उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। 1947 से 48 से 1949 और 50 हुआ और सन 1951-52 में देश में प्रथम चुनाव करने की बात आई। लेकिन तब तक 48 से लेकर के 51 तक 3 वर्ष के कार्यकाल में नेहरू जी की नीतियों से और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती गईं जिससे कि कांग्रेस सरकार के अंदर बैठे हुए नेता भी उनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं हो पाए और वो धीरे धीरे अपने को अलग थलग महसूस करने लगे और वो धीरे धीरे सरकार से अलग होने लगे। सन 1951 में आचार्य जेपी कृपलानी ने सबसे पहले कांग्रेस से अलग होकर के किसान मजदूर पार्टी का गठन किया और उसी समय एक हैदराबाद स्टेट के नेता थे एन जी रंगा और उन्होंने स्टेट प्रजा पार्टी का गठन किया। क्योंकि 1952 में आम चुनाव होने थे, जन्म संग्रह की बात थी और उसी समय सन 1951 में कांग्रेस की जो नीति थी कश्मीर नीति की, उसके विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी
सरकार से बाहर आने का प्रयास किया और ये कहा कि हम कांग्रेस की इस नीति के सहमत नहीं है। कश्मीर हमारा है, भारत का अभिन्न अंग है और भारत की प्रत्येक एक एक इंच भूमि जो है हमारी है। इस नीति के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के सरकार से त्यागपत्र दे करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की। कुछ गुजरात के हमारे नेता थे। कांग्रेस की नीतियों के कारण गुजरात में भी एक अलग सौराष्ट्र खेदूत संघ की स्थापना की गई। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में इस हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हिंदू समाज के एकीकरण को देखते हुए इस समाज को जागरूक करने की दृष्टि से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को इस भारतीय जनसंघ का महासचिव बनाया गया था। ठीक उसके बाद नेहरू की नीतियों के विरोध करते करते जब विषय 1951 में आम चुनाव की स्थिति बनी तो चुनाव के बाद उस कांग्रेस को एक प्रचंड बहुमत मिला। उस समय कांग्रेस में लोकसभा की 497 सीटें थीं और 3283 विधानसभा सीटों के लिए जनमत संग्रह हुआ और मतदान हुआ। उसमें 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस बहुमत पाकर के 364 सीटें पाकर के विजयी हुई। ठीक कांग्रेस के बाद इस देश में अगर उस समय किसी का लोकसभा में प्रतिनिधित्व था तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व था और कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे बड़े दल के रूप में आई थी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी आई और सोशलिस्ट पार्टी के बाद कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो वो जनसंघ का जो स्वरूप था उस समय केवल 4 सीटें पा करके सदन में अपनी उपस्थिति 1952 के चुनाव में दिखा पाई थी। 1952 के 51 के चुनाव के बाद सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर पार्टी में आपस में विलय हुआ और विलय होकर के उस समय के जो नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य नरेंद्र देव जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, उन्होंने जेबी कृपलानी के साथ मिलकर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। पूरे देश में कांग्रेस के अलावा दूसरे दल की कोई बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस देश का 85% भाग जो साक्षर नहीं था, अशिक्षित था, गांव गलियों में रहता था और बड़े अविकसित कहना चाहिए जिस देश की स्थिति थी, उस अविकसित देश में भी लोकतंत्र की भावनाओं का ज्वार बहुत आगे था। वो सच्चाई के मार्ग पर चलने की बात करते थे। उस समय किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की उस प्रकार की बात कहीं किसी के जहन में नहीं आती थी। हर पूरा समाज अच्छे व्यक्तियों को चुनाव में अपने प्रतिनिधि बनाने की बात करता था। उस समय के दौर में जब कांग्रेस के नेतृत्व में नेता चुने जाते थे, जब सदन के नेता बनते थे, उस समय 2 प्रकार के नेता बने। एक तो वो नेता बने जो कांग्रेस के नेतृत्व में जिन्होंने क्रांति के क्षेत्र में अपना आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, या फिर वो नेता बने जो कहीं न कहीं हमारे राजघरानों से संबंधित थे या जमींदार परिवारों से संबंधित थे। आम जनमानस या आम जनता के बीच का कोई नेता उस प्रकार का सदन या उसमें पहुंचने की बात राजनीति के क्षेत्र में नहीं बन पाई थी। कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार के नेता धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, क्रांति की लड़ाई में जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया, वो सदन के नेता बने, कांग्रेस के नेता बने और सरकार में उनका अपना योगदान बढ़ता रहा। धीरे धीरे पूरा जनमानस, चूंकि देश के एक वातावरण न था कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, तो पूरे समय में कांग्रेस की ही बात होती थी और उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 जोड़ी बैल था। पूरे देश में जनता कांग्रेस को पहचानती थी, विपक्ष की बात नहीं थी। कांग्रेस की नीतियां जैसी भी रहीं, लेकिन जनमत का जो बहुमत था वो कांग्रेस के नेताओं के साथ एक लंबे समय तक चलता रहा। सन 1952 के बाद जब कांग्रेस की जो नीतियों में धीरे धीरे खुलासे होने लगे, कुछ चीज़ें उजागर होने लगी, कहीं न कहीं उस प्रकार की बातें जब सामने आईं, तो सन 5 वर्ष बाद जब लोकसभा का दोबारा चुनाव हुआ, उस समय तक भारतीय जनसंघ ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जनता के बीच अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया और समाज के अंदर थोड़ी सी जागरूकता लाने का प्रयास किया कि कांग्रेस ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस, क्रांतिकारियों की कांग्रेस और आज सत्ता की कांग्रेस में कहीं न कहीं मतभिन्नता है और थोड़े समय में बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस के साथ साथ और अन्य दलों के बीच में जो मतभेद आए, उनके बीच में, जनता के बीच में, उन सब का उजागर होना शुरू हुआ।
सन 1952 से लेकर के 57 के बीच में जो कांग्रेस की सरकारें रहीं, नेहरू जी के नेतृत्व में जो सरकारें रहीं, वो पूंजीवादी व्यवस्था के आधार पर सरकारें रहीं और सीधे सीधे उन्होंने आर्थिक मोर्चों पर एक बड़ा काम किया और आर्थिक औद्योगिक क्रांति का एक विषय लिया और उसके देश को उद्योग धंधों से विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन इस देश की जनता में जो विकास की दौड़ थी, उसके प्रति चूँकि क्रांति के कारण, देश की आज़ादी के कारण जो जनता का लगाव था, वो देश की जनता का लगाव सीधे सीधे कांग्रेस के हाथों में था। इसलिए कांग्रेस पुनः एक बार सन 1957 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हुआ। सन 1957 में लोकसभा की 494 सीटें थीं, उसमें 371 सीटें पाकर के फिर एक बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई और उस बार भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर रही थी। सन 1957 के ही चुनाव में भारतीय जनसंघ की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में जिस दल का चल रहा था, उस दल में उस समय के जो युवा नेता थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो है सन 1957 के चुनाव में 3 स्थानों पर चुनाव लड़े। वो स्थान थे मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव जीते और वो चुनाव जीते थे करपात्री जी की महाराज के आशीर्वाद से। और उस समय रामराज परिषद ने करपात्री जी के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में समर्थन किया और उस समय कांग्रेस के एक नेता हैदर हुसैन हुआ करते थे, उन हैदर हुसैन को पराजित करने का काम किया। इस तरह भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधि के रूप में पहली बार अटल बिहारी जी वाजपेयी सदन में पहुंचे और इस बार भी सदन में भारतीय जनसंघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल 4 ही सदस्य थे। लेकिन इस बीच जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी, उस प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी एक अच्छी संख्या में 16 लगभग सदस्य हमारे पहुंचे थे और कहीं न कहीं नेहरू जी की नीतियों के विषय में चर्चा पक्ष और विपक्ष में होने लगी थी। लेकिन ये वो दौर था जो पूरा दौर क्रांति के आगोश में था, क्रांतिकारियों के पक्ष में था, कांग्रेस के पक्ष में था। विपक्ष की बात सुनने के लिए बहुत कठिनाई हुआ करती थी। उस दौर में भारतीय जनसंघ के लोग, सोशलिस्ट पार्टी के लोग या अन्य हमारे जो लोग विचारधारा के लोग थे, उनको अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करने के साथ अपना विचार, अपनी बात रखने का प्रयास उन्होंने करने का काम किया। उस दौर में जब जनसंघ बना, उस दौर में केवल एक चीज़ थी कि हम किसी तरीके से इस समाज में जो जागरूकता है वो लाएं, हम संगठन खड़ा करें, समाज परिवर्तन करें और समाज परिवर्तन के साथ साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उस 1957 का जो चुनाव हुआ, उस समय सबसे पहले इस देश में 22 महिला सांसद हमारे सदन के अंदर पहुंची और उस समय 45 महिला सांसदों ने चुनाव लड़ा था। लेकिन अधिकांश महिला सांसद जो चुनाव लड़ करके जो सदन में पहुंची थीं, वो हमारे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के नेतृत्व में बनकर चुन करके पहुंची थी। उसके बाद जो एक दौर था, उसमें राजमाता सिंधिया जो भारतीय जनसंघ की एक बड़ी नेता बनी, वो स्वतंत्र होकर के कांग्रेस से भारतीय जनसंघ में शामिल हुई थी और 1957 से लेकर 52 से लेकर के 57 तक इस देश में 2 जो चुनाव हुए 1951-52 में और 1957 के, उन समय में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जिनमें 2-2 एक लोकसभा क्षेत्र में 2-2 सांसद चुनाव लड़ा करते थे, 2-2 सांसद हुआ करते थे। 1952 का जो क्षेत्र था उसमें 86 सांसद ऐसे थे, 86 क्षेत्र ऐसे थे जहां पर एक लोकसभा में एक क्षेत्र में 2 सांसदों का निर्वाचन हुआ करता था। एक सामान्य श्रेणी का सांसद निर्वाचित होता था, एक अनुसूचित जाति का श्रेणी का सांसद चुना जाता था। 1957 में यही स्थिति बनी रही। उसमें उस समय संख्या हो गई 86 से बढ़कर के 92 और 92 सांसदीय क्षेत्रों से 2 प्रतिनिधि चुन करके लिए जाने लगे थे। लेकिन इस व्यवस्था को आगे चल करके 1962 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इस व्यवस्था को समाप्त किया गया और ये कहा गया कि हम एक संसदीय क्षेत्र से एक ही संसद चुनाव लड़ करके पहुंचेंगे। लेकिन ये जो क्षेत्र थे, लेकिन एक 1957 की ही जो घटना थी, एक महत्वपूर्ण घटना थी कि उस समय के दौर में जब भारतीय सरकार में
केंद्र की सरकार में सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त के रूप में स्थापित किए, चुनाव आयोग बनाया गया था। श्री सुकुमार सेन उस समय पहले चुनाव आयुक्त थे और उनके नेतृत्व में ये चुनाव हुए। तो 1957 की ही चुनाव के दौरान ही बिहार प्रदेश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना घटी। ये जो कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग या इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार का रोग लगा, तो वो धीरे धीरे कांग्रेस के उन नेताओं के कारण बनना शुरू हुआ जिन नेताओं ने क्रांति में केवल मलाई खाने का काम किया, जो क्लीन शेप थे, जिन्होंने संघर्ष किया, इस देश की आज़ादी में लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता होते हुए भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ दरकिनार करते जाते रहे। जो कि वास्तविक जिनको आगे होना चाहिए वो उनकी जगह दूसरे चेहरे सत्ता में आते रहे और वो सब आगे चल कर के नेता बने। सन 1960 तक कांग्रेस का जो स्वरूप था वह देश के जनमानस के मन मस्तिष्क में था। उस समय तक कहीं भी विपक्ष की कोई भूमिका उस रूप में नहीं होती थी जिस रूप में आज हम महसूस करते हैं। लेकिन ये दौर था कांग्रेस का सन 1947 से लेकर के 1960 तक का जो विषय हमने रखा है। इस समय कांग्रेस के अतिरिक्त दूसरे किसी दल की बात नहीं थी, लेकिन समाज उस समय भी पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे लोगों के निर्वाचन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करता था। लेकिन कहीं किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में या गुंडई में या अराजकता में समाज विश्वास नहीं करता था। अच्छेपन के पीछे समाज खड़ा हुआ करता था। जो उस समय की परिस्थितियां थीं, आज उन परिस्थितियों से समाज धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखा, जिनमें परिवर्तन आया है। और वो परिवर्तन आगे के एपिसोड में जो सन 60 से लेकर के सन 70 और 71, 75 तक का जो एपिसोड हम बनाएंगे उसमें उस विषय को हम रखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुदेश, प्रणाम।